अटैक होता था तो ये नहीं देखा जाता था कि टारगेट जो है वो सिविलियन है या वो मिलिट्री है। सो ये इट वाज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ टोटल वॉर जिसमें हर तरह से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और एक यहाँ पे जो है वो होम फ्रंट की हमें एक टर्मिनोलॉजी नज़र आती है। एक तो वैसे फ्रंट फ्रंट का मतलब आपका जो फ्रंट लाइन है जहाँ पे आपकी जंग हो रही है, तो उसके साथ-साथ सिविलियन लाइफ को भी इसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। पहले भी थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर है इम्पैक्ट होता ही था, लेकिन इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हुआ था, तो इसलिए इसको टोटल वॉर कहते हैं। साथ ही साथ टोटल वॉर ये भी इसलिए भी थी क्योंकि इसके अंदर पूरी की पूरी एक नेशनल जो है ना वो मोबिलाइज़ेशन हुई थी। इसमें तमाम इंडस्ट्री, तमाम एरियाज़ ऑफ लाइफ, तमाम लोग, तमाम डिपार्टमेंट्स, तमाम इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर इन्वॉल्व थे। और इसकी एक वजह नेशनलिज़्म भी थी कि नेशनलिज़्म का एक ऐसा फ़र्वर था कि पूरी की पूरी एक एक कौम दूसरी कौम के खिलाफ एक तरह से लड़ रही थी। फिर ये वर्ल्ड वॉर भी इसको कहते हैं, तो काफ़ी लोगों का ये भी ख़्याल है कि ये वर्ल्ड वॉर तो नहीं थी, इसमें तो सिर्फ़ यूरोप के अंदर वॉर हो रही थी, तो इसको हम वर्ल्ड वॉर तो हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये वर्ल्ड वॉर इसलिए थी कि एक तो इसके अंदर तुर्की इन्वॉल्व था, टर्की जिसका भी आप नाम लिखते हैं तो उनका ऑफ़िशियल नाम तुर्की है। तो तुर्की इसके अंदर इन्वॉल्व था और उसकी वजह से एक तो आप यानी यूरोप का एक ख़ास हिस्सा तुर्की की वजह से मिडल ईस्ट के ऊपर उस वक़्त ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत थी, सऊदी अरेबिया भी इसके अंदर था, इराक इसके अंदर था, सीरिया इसके अंदर था, तो मिडल ईस्ट के इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट थी। इसकी वजह से ये एक ऐड हो गया इसके अंदर। दूसरी चीज़ ये थी कि यूरोपियन पावर्स की कॉलोनीज़ थी डिफरेंट, जैसे इंडिया सबकॉन्टिनेंट से आर्मीज़ ने फाइट किया, यहाँ से रिक्रूटमेंट हुई, यहीं से लोग बहुत सारे लड़ने के लिए गए और यूरोप के अंदर भी जाके यहाँ से पाकिस्तान, इंडिया से, इस रीजन से लोग सबकॉन्टिनेंट से यानी लोग जाके वहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो इस वजह से अफ्रीका के अंदर फ्रांस की कॉलोनीज़ थी, तो वहाँ पे भी एक था कि जी वहाँ से भी लोग मोबिलाइज़ेशन वहाँ से भी हुई थी। तो इसलिए फिर ये वर्ल्ड वॉर इसको कहा जाता है। और फिर फाइनली जब यूएस ने इसके अंदर पार्टिसिपेशन किया एट द एंडिंग साइड ऑफ द वॉर, तो फिर आपको हर कॉन्टिनेंट से यानी आप कह सकते हैं कि इसके अंदर या मेजर कॉन्टिनेंट्स जितने भी थे, वहाँ से कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पे ये वॉर हो रही थी। सो इसलिए इसको एक वर्ल्ड वॉर कहा जा सकता है। फिर ये इट वाज़ द फर्स्ट मॉडर्न वॉर, इंडस्ट्रियलाइज़्ड थी, इसके अंदर वो इक्विपमेंट यूज़ हुआ था, उसके अंदर वो मशीनरी यूज़ हुई थी, उसके अंदर वो वेपन्स यूज़ हुए थे जो उससे पहले कभी यूज़ नहीं किए गए थे। यानी इसके अंदर केमिकल वेपन्स भी यूज़ किए गए थे, जो ट्रेंचेस के अंदर ट्रेंच वॉरफेयर जब स्टार्ट हुई और वो प्रोलॉन्ग्ड हो गई, तो इसके अंदर केमिकल वेपन्स भी यूज़ किए गए थे, टैंक्स इस्तेमाल किए गए और जो है इसमें बॉम्बिंग डिफरेंट एरियाज़ पे भी की गई। तो इसका एक यानी एक एयरक्राफ्ट इसके अंदर हमें एक इंक्लूजन इसके अंदर नज़र आती है। तो ऑल्दो के एयरक्राफ्ट की यहाँ पे एक लिमिटेड यूटिलिटी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी ज़्यादा एयर बैटल्स जो थी वो बहुत ज़्यादा हुई। लेकिन बहरहाल एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया गया बॉम्बिंग करने के लिए काफ़ी हद तक, इसलिए इसके अंदर एक आपको हर शोबे से नज़र आती है चीज़। फिर इसके जो तादाद की अगर हम बात करें तो 65 मिलियन सोल्जर्स जो हैं वो मोबिलाइज़ किए गए थे। तकरीबन 65 मिलियन से मुराद तकरीबन 6.5 करोड़ लोग बनते हैं। अब 6.5 करोड़ लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं और उसमें से 80 लाख यानी 8 मिलियन के करीब दे पेरिश्ड, दे डाइड ड्यूरिंग द वॉर। और फिर उसके बाद 10 मिलियन सिविलियंस भी इसके अंदर ही यानी उनकी भी डेथ्स हुई थी। यानी आप डायरेक्ट अगर वॉर की वजह से डेथ्स का अंदाज़ा लगाएँ तो 10 मिलियन सिविलियंस और 8 मिलियन सोल्जर्स की डेथ हुई। तो यानी 1 करोड़ 80 लाख के करीब एस्टिमेट है कि इसमें डायरेक्ट डेथ्स हुई। और फिर उसके बाद ये 1918 के अंदर एक स्पेनिश इन्फ्लुएंजा की वबा फैल गई और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग भी उनकी भी डेथ्स हुई। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है ना एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो कैजुअलिटीज़ हैं वो मिला के तो तकरीबन 2 करोड़ के करीब लोगों की इसके अंदर डेथ्स हुई। स्टार्ट ये कब हुई आप लोगों ने शायद ज़रूर सुना होगा, जून 1914 ग़ालिबन 28 जून था शायद या 24 जून था, जब आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड जो कि एक ऑस्ट्रियन प्रिंस आप उनको कह सकते हैं, उनको असैसिनेट किया गया और ये असैसिनेशन एक सर्बियन नेशनल ने की थी।
और सर्बियंस थे वो इस वक़्त, ये ख़ास तौर पे बल्कान जो रीजन था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी। उसकी वजह ये थी कि ऑटोमन एम्पायर का बल्कान रीजन के ऊपर इससे पहले कंट्रोल था, लेकिन वो वीक हो रहा था, वो कंट्रोल काफ़ी वीकेंड हो गया था विद द पैसेज ऑफ टाइम, बिकॉज़ Ottoman Empire itself had become very weak during the war and before the war as well. So बल्कान रीजन के अंदर काफ़ी एक रेस्टिव रीजन बन चुका था ये। सो जब सर्बियन नेशनलिस्ट्स के जो एक ग्रुप मेंबर था, ब्लैक हैंड का मेंबर था जिसने आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को गोली मार के हलाक कर दिया, तो उसकी वजह से फिर ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी और रशिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी। तो ये एक मेजर इवेंट था जो डायरेक्ट उस वक्त का एक कॉज बना, जिसकी वजह से फिर ये जंग शुरू हुई। तो इसके अंदर दो मेजर अलायंसेस के ग्रुप्स थे जो इस वॉर के अंदर थे। उसमें एक ट्रिपल अलायंस कहा जाता है, इनको एलाइज भी कहा जाता है। ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, ये तीन थे, FBR, ठीक है। फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, FBR ये थे। इनके साथ फिर सर्बिया, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जापान ये भी इनके साथ शामिल हुए। इटली भी इनके साथ शामिल था और छोटे-मोटे और भी मुल्क शामिल थे। और फिर बाद में 1917 के अंदर यूएसए ने भी एलाइज़ की तरफ से ये ट्रिपल अलायंस के साथ देते हुए वॉर के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली। और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स थी। सेंट्रल पावर्स के अंदर मेजर जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी जो थी, इनका एक यानी एक कह लें कि इशू इनका था। और फिर साथ में टर्की भी इनके साथ ही अलायंस एज एन एलाई शामिल हुआ और इनके साथ बल्गेरिया भी शामिल था। सो ये मेजर दो अलायंसेस बनी। एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया थे और दरमियान में सेंट्रल पावर्स जो थी, आप अगर आप मैप को देखते हैं तो दरमियान में आपको नज़र आता है जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी। अभी इस वक्त ऑस्ट्रिया और हंगरी दो अलग मुल्क हैं, लेकिन उस वक्त एक ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर इसको कहा जाता था। तो मेजर उस वक्त की एम्पायर्स के दरमियान में ये एक आप इसको कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। एक तरफ ऑटोमन एम्पायर, एक तरफ ब्रिटिश एम्पायर, एक तरफ आपको ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर नज़र आती है, फिर आपको रशियन एम्पायर नज़र आती है। तो ये मेजर उस वक्त की एम्पायर्स थी जिनके दरमियान में ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। और बाय द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आता है कि एम्पायर्स का ख़त्म हो गया। ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर ख़त्म हो गई, इसी तरह रशिया के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ गई, ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो गई और ब्रिटेन को भी काफ़ी नुकसान हुआ, बट इट सर्वाइव्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब इसके अंदर कॉजेज़ अक्सर पूछे जाते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन के कॉजेज़ क्या थे। तो एक इसको आप अगर देखते हैं रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से, तो आप जो अजम्पशंस याद की हुई हैं अगर रियलिज्म की, तो आपको ये पता होगा कि उसमें एक बैलेंस ऑफ पावर की एक बात की जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है रियलिज्म का। सो रियलिज्म इसको एक बैलेंस ऑफ पावर के फेलियर्स के हिसाब से इसको देखता है। और रियलिज्म ये कहता है कि 1871 के अंदर जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुई, बिस्मार्क बहुत एक इन्फ्लुएंशियल फिगर हैं जर्मन हिस्ट्री के अंदर, ऑटो वॉन बिस्मार्क उनका नाम है। जब आप डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ते हैं तो ऑटो वॉन बिस्मार्क का एक बहुत ज़्यादा नाम आता है। और दूसरा क्लॉजेविट्स का नाम आता है, वॉर थ्योरी और कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से जब बात होती है, यानी क्लासिकल पुराने जब आप बात करते हैं, तो बिस्मार्क ने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की 1871 के अंदर, जिसकी वजह से जर्मनी एक बहुत डोमिनेंट पावर के तौर पे सामने आया सेंट्रल यूरोप के अंदर। ये प्रूशिया का यानी ये रीजन था जिसके अंदर फिर ये जर्मनी के काफ़ी सारे एरियाज़ को उसने यूनिफाई किया, उनको इकट्ठा किया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा रीजन जर्मनी के पास आया। तो एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि पावर के तौर पे सामने आया। उससे पहले जो पावर थी मेन, वो आइलैंड से हट के, अगर आप यानी मेनलैंड से हट के बात करते हैं, जो यानी कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंटल जो यूरोप है, उससे हट के अगर आप बात करते हैं तो आपको यूके नज़र आती है, ब्रिटिश एम्पायर। और फ्रांस का अपना एक रोल था, उसकी अपनी कॉलोनीज थी और एक मेजर पावर के तौर पे फ्रांस भी था। लेकिन जर्मनी एक स्कैटर्ड पावर सेंटर्स थे जर्मनी के अंदर, वो यूनिफाइड नहीं था। तो जैसे ही यूनिफिकेशन हुई तो उनके पास भी एक बहुत अच्छी पावर आई, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पावर का जो मैकेनिज्म थे, जो सिस्टम था, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। उसकी वजह से जर्मनी ने फिर अपने आप को असर्ट करना शुरू किया
उसने भी कहा कि हम भी कॉलोनीज़ का हिस्सा लेते हैं, हमें भी जिस तरह ब्रिटेन ने कॉलोनीज़ ली हुई थी, एक्वायर की हुई थी, फ्रांस ने की हुई थी, तो जर्मनी ने भी यही कोशिश की कि वो डिफरेंट कॉलोनीज़ को एक्वायर करे। अगेन आपने पीछे पढ़ लिया है कि रिसोर्सेज़ की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, फिर मार्केट की ज़रूरत होती है, फिर आपको चीप लेबर की ज़रूरत होती है, तो उसकी वजह से कॉलोनीज़ का एक बहुत ज़्यादा उस वक़्त ट्रेंड था। तो जर्मनी का भी यही था और जर्मनी का ये जर्मनीज़ प्लेस इन द सन, ये एक उनका इस उस वक़्त आप कह लें कि एक मोट्टो था कि उनको भी एक अपनी उनको मिलनी चाहिए जो जिस पावर के हिसाब से जिन उनके पास जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से उनको भी यानी उनका एक मकाम एक तरह से मिलना चाहिए। सो ये एक रीज़न थी, आप इसको कह सकते हैं रियलिज़्म के हवाले से जब आप बात करेंगे तो आप इसको एक रीज़न कहेंगे। और दूसरी फिर जो रीज़न थी वो एक स्ट्रक्चरल आप उसको कह सकते हैं। द ईस्टर्न क्वेश्चन, ईस्टर्न से मुराद ये है कि अगर आप अगेन मैप को देखते हैं तो आपको एक साइड पे फ्रांस नज़र आता है, फ्रांस से दाएँ तरफ जब आप चलते हैं तो आपको जर्मनी नज़र आता है, जर्मनी के बाद पोलैंड, यूक्रेन और उससे थोड़ा-सा नीचे जब आप देखते हैं तो बल्कान रीजन है, ऑस्ट्रो-हंगेरिया और फिर उसके नीचे ये यूगोस्लाविया, और यूगोस्लाविया जब टूटा तो उसके बाद जो ममालिक आ जाते हैं आपके पास, वो कोसोवो, सर्बिया, इसी तरह बोस्निया हर्ज़ेगोविना है। तो ये कुछ ममालिक हैं जो सर्बिया है, ये नीचे आ जाते हैं बल्कान रीजन के अंदर। तो ये ईस्ट का जो एक प्रॉब्लम थी, ये काफ़ी ज़्यादा यानी इसकी एक इंस्टेबिलिटी को कहा जाता है कि ये एक स्ट्रक्चरल इश्यू था बल्कान रीजन के अंदर, जिसने फिर सक इन कर लिया बाकी ममालिक को भी। इसने अपनी प्रॉब्लम्स को यानी वो क्योंकि एथनिक बहुत ज़्यादा वहाँ पे डाइवर्सिटी थी और एथनिसिटीज़ ऐसी थी जो बाकी मुल्कों के अंदर भी रह रही थी। और साथ में फिर अगेन मैंने आपको बताया कि ऑटोमन एम्पायर बहुत वीक हो गई थी और वर्ल्ड वॉर 1 के तो जब करीब आ रही थी तो उस वक़्त ऑटोमन एम्पायर सिक मैन ऑफ यूरोप इसको कहा जाता था और उसकी बिल्कुल ये एक यानी एक सिंबॉलिक ज़्यादा रह गई थी, इसका कंट्रोल इतना नहीं रह गया था। सो जब ये चीज़ हुई तो एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया उस रीजन के अंदर, बल्कान रीजन के अंदर। तो उसकी वजह से फिर एक जो है ना आप कह लें कि एक वहाँ पे इंस्टेबिलिटी आई और जिसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई और ये फिर मैग्नीफाई होती गई अपने इसके अंदर। मिडल ईस्ट के भी कुछ इश्यूज़ थे। तो मेजर यानी आप इसको कह सकते हैं कि ऑटोमन एम्पायर की वजह से जो एक वीक आया, वो भी आप उसको एक बैलेंस ऑफ पावर के नज़र में भी देख सकते हैं कि एक तरफ बैलेंस ऑफ पावर पहले मेंटेन था, लेकिन अब वो जब एक एम्पायर आपकी वीक हुई है तो उस तरफ से पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ है, तो एक डिस्टर्बेंस हो गई है। उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 को भी उसकी रीज़न कहा जाता है स्टार्ट की। फिर जो एक बहुत बड़ी रीजन है वो इम्पीरियलिज़्म का फ़रोग़ था जो यूरोप के अंदर। तो इसको ये जो पर्सपेक्टिव है ये आपका आता है मार्क्सिज्म से। क्रिटिकल थ्योरी की तरफ से जब आप बात करते हैं तो फिर आप इम्पीरियलिज़्म को ज़िम्मेदार करार देते हैं, क्योंकि इम्पीरियलिज़्म अगेन एक हमने पीछे पढ़ लिया है कि ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों का जो एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का ये एक सब्जेक्ट है। तो इम्पीरियलिज़्म के अंदर यानी इकोनॉमिक चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो जो कैपिटलिस्ट्स हैं, जो आप कहें कि जो क्रिटिकल थ्योरी है वो ये कहती है कि ये सारा मसला ही कैपिटलिज्म और इंपीरियलिज्म का था, क्योंकि जब आपने अगेन वही बात आ जाती है जो मैंने आपको बार-बार बताई है कि मार्केट्स चाहिए, चीप लेबर चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। तो ये जो ज़्यादा इसमें जिनको फॉलो किया जाता है वो लेनिन है, व्लादिमीर लेनिन, जो रशिया के चेयरमैन भी रहे, कम्युनिस्ट पार्टी के पहले चेयरमैन रहे। तो उनका ये कहना था कि जो इंपीरियलिज्म है इट्स द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ये उनकी एक कोट मशहूर है कि इंपीरियलिज्म क्या है, ये एक स्टेज है कैपिटलिज्म की, यानी कैपिटलिज्म जिस भी मुल्क में फ़रोग़ पाएगा। अब आप थोड़ा-सा अगर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो लेनिन कौन थे? वो एक सोशलिस्ट थे, तो वो कैपिटलिज्म के ऊपर एक क्रिटिक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कैपिटलिज्म की हाईएस्ट स्टेज क्या है? ये इंपीरियलिज्म है, यानी जब भी आप कैपिटलिज्म को अलाउ करेंगे, करने देंगे जब उसको ग्रो, तो वो हमेशा इंपीरियलिज्म की तरफ जाएगा। अगेन क्या कि क्वेस्ट फॉर रॉ मटेरियल्स एंड चीप लेबर, ये लेनिन का नज़रिया था। क्रिटिकल थ्योरी पर इससे ज़्यादा की जाती है। और जो चौथी रीज़न है, यानी हम अब तीसरी रीज़न हमने इंपीरियलिज्म पढ़ी और जो चौथी रीज़न है वो है नेशनलिज्म। एक ख़ास किस्म का नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा फ़रोग़ पाया उन मुल्कों के अंदर जिसमें
ब्रिटेन भी शामिल था, जिसके अंदर फ्रांस भी शामिल था, जिसके अंदर जर्मनी भी शामिल था और इन मुल्कों ने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को एक एक फ़रोग़ दिया नेशनलिज़्म और एक इंटेंस राइवलरी सी एक क्रिएट हो गई, एक कॉम्पिटिशन की फ़िज़ा क्रिएट हो गई, जिसके अंदर मिलिटरिज़्म भी शामिल था और जिसके अंदर शोविनिज़्म भी शामिल था। शोविनिज़्म से मुराद ये है कि जब आप एक किसी ख़ास आइडियोलॉजी के एक इतनी ज़्यादा डेडिकेशन इख्तियार कर लेते हैं कि आप फिर कोई चीज़ उसकी लॉजिक को, रीज़न को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं होते और आप ये समझते हैं कि जो हमारा बिलीफ है ये सुपीरियर है, हर चीज़ से ये ऊपर है, तो उसको फिर शोविनिज़्म का नाम दिया जाता है। तो उस वक़्त ये बहुत ज़्यादा यानी फ़िज़ा ये बन चुकी थी और ये कहा जाता था कि आपने अगर और आपने ये काम ना किया, आप जंग के लिए नहीं जाते, तो फिर आपकी यानी ये वो कोई हिम्मत नहीं है, कोई बहादुरी नहीं है, आपकी एक ग्लोरी का जो है ना वो ज़रिया यही था कि आप जंग में जाके लड़ाई करते हो और अपने दुश्मन के खिलाफ कुछ ना कुछ यानी बहादुरी के कुछ करते हो, दिखाते हो, बहादुरी दिखाते हो। तो इसकी वजह से फिर जो है एक बहुत ज़्यादा ये एक इंडिविजुअल लेवल पे भी इसको आप कह सकते हैं और फिर एक नेशनल लेवल पे भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसकी वजह से फिर जो है वो एक न्यू इम्पीरियलिज़्म की स्टार्ट हुई, एक कॉम्पिटिशन नया स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई। तो ये 4 मेजर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं जिसके वर्ल्ड वॉर 1 के जो आप कॉजेज़ के तौर पे कह सकते हैं इसको। उसके बाद आपका जो वर्ल्ड वॉर 2 है, वो आ जाती है। अब अगेन वर्ल्ड वॉर 1 को आपने कहा था कि इट्स अ वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, लेकिन 20 साल भी नहीं गुज़रे थे कि आपकी दूसरी जंग-ए-अज़ीम भी स्टार्ट हो गई। और बहुत सारे हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि ये जो 20 साल का दरमियान का टाइम था, ये असल में एक ट्रूस की एक कैफ़ियत थी। ये वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 असल में एक ही जंग है, ये एक ही कॉन्फ्लिक्ट के 2 आप कह लें कि 2 हिस्से हैं, अदरवाइज़ इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं समझते काफ़ी सारे हिस्टोरियंस। इसमें भी जी ये एक सबसे बड़ी मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन थी जिसकी वजह ये भी है कि इसके अंदर और ज़्यादा फ्रंट्स थे और ज़्यादा यानी आपके ओपन हो गए कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स और दूसरी ये भी थी कि कुछ आबादी वैसे भी दुनिया की बढ़ चुकी थी। तो इसमें 90 मिलियन के करीब कॉम्बैटेंट्स थे जो मोबिलाइज़ किए गए डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट कंट्रीज़ में। और इसके अंदर तकरीबन 40 से 60 मिलियन के करीब कैजुअल्टीज़ हुई, यानी 4 से लेके 6 करोड़ के दरमियान में डेथ्स इसके अंदर हुई थी। 9 करोड़ के लोग 9 करोड़ के करीब इसके अंदर फ़ौजी थे और आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि सिर्फ़ रशिया की अगर आप आर्मी की तादाद देखें, तो वो 1 करोड़ से ज़्यादा थी। यानी 1 करोड़ के करीब फ़ौजी जो है वो रशिया की तरफ से जंग में हिस्सा ले रहे थे। रेड आर्मी का उसको कहा जाता था। अगेन इट वाज़ इवन मोर टोटल देन वर्ल्ड वॉर 1। इसके अंदर और ज़्यादा सिविलियन जो हैं वो यानी उन्होंने हिस्सा भी लिया था। अमेरिका का अगर आप यूएस हिस्ट्री पढ़ी हो आपने, तो पूरे का पूरा मुल्क उसके अंदर इन्वॉल्व था। और फोर्ड मोटर्स के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी तमाम जितनी भी उनकी गाड़ियों वाली फैक्ट्रीज़ थी और सिर्फ वही नहीं बाकी और भी जो मेजर फैक्ट्रीज़ थी, उन्होंने अपनी गाड़ियों वाली फैक्ट्रीज़ को या इस तरह की जो फैक्ट्रीज़ थी उनको कन्वर्ट कर दिया एयरप्लेन बनाने में या वेपन्स बनाने में। तो यानी एक नेशनल लेवल पे ये चीज़ इतनी बड़ी कैंपेन स्टार्ट हुई थी और ये हर जगह पे तकरीबन इसी तरह से हुआ था। फिर इसके अंदर अटैक्स बहुत ज़्यादा किए गए, इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स इसके अंदर ज़्यादा किए गए। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर फिर भी जो आपके अटैक्स थे, जो वॉर थी, वो ज़्यादातर बॉर्डर्स पे थी, फ्रंट्स पे थी। लेकिन जो वर्ल्ड वॉर 2 थी, उसके अंदर तो बिल्कुल किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन इस बारे में रखी नहीं गई। लंदन के ऊपर बहुत ज़्यादा बमबारी की गई और लंदन जो है वो एक रबल की कैफियत उसके अंदर यानी वो पूरे का पूरा ढेर बन गया था और मलबे का। और फिर उसके जवाब में बर्लिन के ऊपर बमबारी की गई। तो यानी शहरों के ऊपर इनडिस्क्रिमिनेट बमबारी की गई, दोनों तीनों यानी जो भी थे। फिर उसके बाद जो उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल हिरोशिमा और नागासाकी है, तो उसके अंदर ज़ाहिर है आपने जब आप एक शहर के ऊपर एटम बम फेंक रहे हैं, तो आप ये तो नहीं देख रहे कि उसके अंदर सिविलियंस मर रहे हैं या आपके दुश्मन फौजी मर रहे हैं। तो आप यानी वर्ल्ड वॉर 2 इट्स अ टोटल वॉर और इसके अंदर आपको दोनों तरफ से फौजी, सिविलियन हर तरफ से आप इसके अंदर शमूलियत आपको नज़र आती है। फिर इसके अंदर नाज़ी जर्मनी के जो नाज़ी रजीम थी उन्होंने जो एक एथनिक क्लींजिंग का काम स्टार्ट किया, ज्यूइश पॉपुलेशन को उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, ब्लैक्स को, जिप्सीज़ को उनके खिलाफ जो उन्होंने
उनको मारने की, उनकी नस्ल ही मिटाने की उन्होंने कोशिश की, तो ये भी एक उसके अंदर एक चीज़ आ जाती है। तो अगेन ये सिविलियंस के खिलाफ यानी एक पूरा कोई ख़ास फ़र्क नहीं रखा गया था। फिर इसकी रीच और ज़्यादा थी। वर्ल्ड वॉर 1 की रीच इतनी नहीं थी जितनी वर्ल्ड वॉर 2 की रीच थी, और इसका जो स्टार्ट था, यानी वर्ल्ड वॉर 1 बेसिकली था एक यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट ही, जिसने फिर बाकी अगेन आप देखते हैं कि बरे-सग़ीर से भी अगर आप लोग जा रहे हैं, तो वो अपनी जंग लड़ने के लिए नहीं जा रहे थे। इवन ये भी था कि जो यहाँ से मुसलमान जाते थे, वो लड़ तो ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से रहे थे, लेकिन उनको ये बहुत प्रॉब्लम होती थी कि वो ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते थे। इसी तरह से बाकी भी रीजन से काफ़ी सारे ऐसे फ़ौजी थे जो अपने अपनी जंग नहीं लड़ने के लिए गए थे, वो यूरोप का कॉन्फ्लिक्ट लड़ रहे थे। लेकिन जो वर्ल्ड वॉर 2 थी, उसके अंदर काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि जंगें हर तरफ स्टार्ट हुई। उसकी वजह ये थी कि इसके अंदर एक तो नाज़ी जर्मनी ने हर तरफ अटैक किया था। जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर सिर्फ़ एक तरफ का फ्रंट ओपन किया था, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने दोनों फ्रंट ओपन कर दिए थे, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ। तो वॉर यानी यूरोप में भी दोनों तरफ फैली, और फिर दूसरी बड़ी वजह जापान था। इंपीरियल जापान ने जो है वो इसको पैसिफिक ओशन और एशिया के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इस वॉर का फ्रंट जो ओपन किया, उसकी वजह से फिर इसका जो दायरा कार था वो पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। स्टार्ट ये तब हुई जब पोलैंड को इन्वेड किया जर्मनी ने, और 1 ऑफ सितंबर 1939 नाज़ी जर्मनी ने इसको पोलैंड को इन्वेड किया। उससे पहले लीड अप टू, अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 देखें, मैंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिटेल शामिल नहीं की, बिकॉज़ यू कैन ऑलवेज़ फाइंड दीज़ इवेंट्स, और इनमें कोई बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं होती। लेकिन नाज़ी जर्मनी 1933 के अंदर हिटलर चांसलर बना था, और उसी वक़्त ही ये एक नाज़ीज़्म, नेशनलिज़्म, एक्सट्रीम नेशनलिज़्म की एक फ़िज़ा शुरू हो गई थी, और जो लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी, उसका फेलियर हमें सामने नज़र आना शुरू हो गया था। ख़ास तौर पे जब इथियोपिया में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, जापान ने जब मंचूरिया के ऊपर अटैक कर दिया, चाइना ये का जो रीजन था उसके ऊपर, और फिर हिटलर ने सुदेतनलैंड को दोबारा ऑक्युपाई कर लिया, वहाँ पे उसको मिलिटराइजेशन हुई उसकी। दूसरी तरफ चेकोस्लोवाकिया यानी चेक रिपब्लिक के ऊपर अटैक किया गया जर्मनी, नाज़ी जर्मनी की तरफ से। तो म्यूनिख एग्रीमेंट साइन किया गया ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नेविल चैम्बरलेन की तरफ से, जिसको अपीजमेंट का एक प्रोसेस कहा जाता है, कि आपने कहा कि ठीक है, आपने जो अभी तक इलाके फ़तह कर लिए हैं वो हम आपको दे देते हैं, यानी अपीज़ करने की कोशिश की गई। तो ये यानी इवेंट्स 1930s के अंदर चल रहे थे। फिर एट द एंड ऑफ द डे, जब एक म्यूनिख एग्रीमेंट के बाद भी हिटलर की एपेटाइट ख़त्म नहीं हुई या वॉर ख़त्म नहीं हुई, तो हिटलर ने जब पोलैंड को इन्वेड किया, तो फिर यूके ने कहा कि इनफ इज़ इनफ, अभी हम और मज़ीद आपके कोई इस एग्रेशन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो यूके और फ्रांस ने जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दी। सो इसका जो आगाज़ है ऑफिशियल आप कह लें, वो 1 ऑफ सितंबर 1939 को हुआ, जब नाज़ी जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड के ऊपर। और ये बात आपको शायद पता हो, शायद ना भी पता हो, कि ये जो अटैक था पोलैंड के ऊपर, ये नाज़ी जर्मनी और सोवियत यूनियन की तरफ से इकट्ठा हुआ था। यानी एक तरफ से हिटलर की फोर्सेस ने इन्वेड किया था पोलैंड को, और दूसरी तरफ से सोवियत यूनियन की फोर्सेस ने इन्वेड किया था पोलैंड को, और उन्होंने आपस में पोलैंड को बांट लिया था। यानी एक तरफ से यानी जो ईस्ट वाली साइड है, अगर आप मैप पे देखें, रशिया से अगर आप यूक्रेन, और यूक्रेन के बाद पोलैंड, तो पोलैंड तक सोवियत यूनियन ने अपने पास रख लिया, और उससे आगे हिटलर की नाज़ी फोर्सेस ने अपने पास रख लिया। उसके बाद जो इवेंट्स हुए वो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएँगे। हिटलर ने हर तरफ अटैक्स शुरू कर दिए थे पोलैंड के साथ, फिर जो है वो साथ में नॉर्वे के ऊपर, बेल्जियम के ऊपर, डेनमार्क के ऊपर, नीदरलैंड्स के ऊपर भी अटैक किया गया। और ये एक ब्लिट्ज़क्रीग एक टैक्टिक था जर्मन आर्मी का, कि यानी आप यू रन ओवर योर एनिमीज़ फोर्सेस विद स्पीड, कि आपके पास बहुत ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए, आप उनको सरप्राइज़ करें, वो आपको दे शुड नेवर बी एबल टू कैच अप। तो ये इन अटैक्स की वजह से यानी कि पूरा तकरीबन मेनलैंड यूरोप इस वॉर के बीच में आ गया, और इसमें काफ़ी ज़्यादा कामयाबी हुई जर्मनी को, क्योंकि फ्रांस के ऊपर भी जर्मनी का कब्ज़ा हो गया था। और जब फ्रांस के ऊपर जर्मनी का कब्ज़ा हो गया, तो जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी, इट वाज़ इन एक्साइल इन ब्रिटेन, तो वहाँ से फिर एक जो है फ्रांस को डिफेंड करने की कोशिश की गई। इसमें ईस्टर्न फ्रंट ओपन हुआ जब
यूगोस्लाविया, ग्रीस को भी, ये ईस्टर्न फ्रंट आप जर्मनी से नीचे वाली अगर आप साइड देखें ना, यूगोस्लाविया जो बल्कान्स वाली साइड है, और ग्रीस और इटली भी नीचे वाली साइडों पे है। तो उस वक़्त जब अटैक हुआ तो फिर जो है वो भी एक उस साइड पे भी आपको जंग छिड़ती हुई नज़र आई। एशिया में कब स्टार्ट हुई? जब जापान ने अटैक किया। मेजर जापान के जो यानी जो उसकी मिलिट्रिज़्म था या जो उसका एग्रेशन थी वो चल रही थी पैसिफिक ओशन के अंदर। लेकिन जो मेजर वहाँ पे जो जहाँ से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो वो 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर जो कि एक बेस है यूएस की हवाई स्टेट के अंदर, तो वहाँ पे जब अटैक किया गया जापान की तरफ से, तो फिर उसके साथ ही यूएस ने डिक्लेयर कर दिया वॉर जापान के ऊपर। और क्योंकि जापान का एक पैक्ट था जर्मनी के साथ और फैशिस्ट इटली के साथ, तो इन दोनों पावर्स ने फिर यूएस के ऊपर भी दे डिक्लेयर्ड वॉर ऑन यूएस एज वेल। इसकी वजह से फिर जो कॉलोनीज थी उनमें भी वॉर फैल गई। इथियोपिया के अंदर जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की जहाँ जहाँ पे उनकी कॉलोनीज थी वहाँ पे जंग फैलना शुरू हो गई। यहाँ पे बर्मा तक जो है वो जापान की एक फोर्सेस ने पहुंची, और फिर उसके बाद फिर आगे उनको रोका गया इंडिया तक मार्च करने से। सो ये ख़त्म कब हुई? ये छोटी-छोटी जो इसमें एक बैटल ऑफ मिडवे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक बैटल थी जिसमें जापानीज़ नेवल फ्लीट तकरीबन ख़त्म हो गया था। तो इसके अंदर ये छोटे-छोटे इवेंट्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, बट नॉर्मली ये आते नहीं है पेपर में एज़ सच। और ख़त्म ये कब हुई? जब आपको पता ही है हिरोशिमा और नागासाकी पे जब यूएस ने एटॉमिक वेपन्स फेंके, तो उसके बाद फिर ये ईस्ट में ख़त्म हुई, और वेस्ट के अंदर उससे पहले ख़त्म हो चुकी थी जब रेड आर्मी ने बेसिकली जर्मनी को जो आज़ादी दिलवाई गई थी या जो हिटलर को डिफीट किया गया था वो रेड आर्मी ने डिफीट किया था। एक तरफ से रेड आर्मी ने इन्वेड करना शुरू किया था और दूसरी तरफ से डी डे नॉर्मंडी बीच पे लैंडिंग्स हुई एलाइज की, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल था, और उस तरफ से फिर फ्रांस और फिर आगे रन ओवर करते करते जर्मनी और बर्लिन तक फिर एलाइड फोर्सेस पहुंच आई। फिर उसके बाद रशिया और जर्मनी की आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि उनकी जो है वो भी जंग हो गई थी। स्टालिन बैटल ऑफ स्टालिनग्राड इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हिटलर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और उसकी एक बहुत बड़ी तादाद में 6 से 7 लाख के करीब कहते हैं कि उसके फौजी वहाँ पे मारे गए थे। तो वो जो इन्वेजन ऑफ रशिया था वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि हिटलर ने जब फ्रांस पे कब्जा कर लिया तो ही डिसाइडेड दैट ही वांटेड टू ओपन अनदर फ्रंट, and he although he had a pact with Russia, he invaded Russia, and that was his major mistake, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। and Russia also participated in the war from the allied side, otherwise वो उनको इतना कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था allies के साथ शामिल होने में। ओरिजिन्स जो वर्ल्ड वॉर 2 के हैं वो इवन मोर डिबेटेड हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें जो हिटलर का एक कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा एक उसकी एक प्रोमिनेंस उसको बहुत ज़्यादा दे दी गई है। जो काफ़ी सारे थ्योरिस्ट्स हैं, ख़ास तौर पे बहुत सारे इसमें फिर साइकोलॉजिकल थ्योरीज और सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरीज वाले लोग जो हैं वो अपना उसमें बात करते हैं। तो इसकी वजह से फिर ये वर्ल्ड वॉर 2 की जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा साथ में फिर जब हॉलोकॉस्ट हुआ तो उसमें फिर एक समझ नहीं आई लोगों को कि ये इसकी क्या वजह थी, ये करने की क्या ज़रूरत थी। जंग तो इसलिए होती है कि आप कोई इलाका फ़तह करते हैं या टेरिटरी फ़तह करते हैं या आप इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो ये एथनिक क्लींजिंग ये वाली चीज़ें इस तरह से पहले नहीं थी इस पैमाने पे। तो ये एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ था। तो उसकी वजह से फिर इसकी डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस देने की कोशिश की गई कि आउटब्रेक ऑफ वॉर क्यों हुआ था। एक तो जो मेजर कॉज है वो वर्साइये की ट्रीटी थी 1919 की, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जंग का माहौल पहले ही बन गया था। जब एक वॉर गिल्ट क्लास थी वर्साइये ट्रीटी के अंदर और उसमें रेपरेशंस थी कि जर्मनी ने सारे पैसे जितना भी है वो अदा करना होगा, जितना भी नुकसान हुआ है वो जर्मनी फ्रांस को और ब्रिटेन को अदा करेगा, जिसकी वजह से फिर वो एक ऐसी ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स एंड कंडीशंस थी जर्मनी के लिए जो उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं की। और उन्होंने एक हमेशा उनकी यही था कि ये बहुत एक तरह से ज़्यादती है, जंग शुरू करने में सिर्फ हमारा कसूर नहीं था, बाकियों का भी था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो ट्रीटी थी वो एक बहुत बड़ा एक समझा जाता है, एक रीज़न समझी जाती है। अब इसके अंदर एक और भी रीज़न जो है वो रियलिस्ट्स काफ़ी ज़्यादा इस पे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि एक ये रीज़न भी थी कि आपने एक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश की। आपने यूरोपियन एम्पायर्स को तोड़ दिया
यानी आपने बैलेंस ऑफ पावर का सिस्टम मुकम्मल ही ख़त्म कर दिया, बजाय इसके कि आप उसको रिस्टोर करते हैं। यानी रियलिस्ट्स बैलेंस ऑफ पावर पे बिलीव करते हैं, तो वो कहते हैं कि आपको चाहिए था कि जब आप जंग जीत गए थे, तो आपको बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए थी। आपने बिल्कुल ही एक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश की। आपने कहा कि लीग ऑफ नेशंस हम लेके आएँगे, इंटरनेशनल लॉ के ज़रिए से हम नेशन स्टेट्स को इस बात में मजबूर करेंगे कि वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना जाएँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पीसफुल रेज़ोल्यूशंस की तरफ जाएँ। तो ये यानी एक फेलियर की वजह से जब आपने ये चीज़ की, तो आप उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाए, और ये जो ग्लोबल गवर्नेंस का जो आपने अटेम्प्ट की, ये रियलिस्ट ये कहते हैं कि इसकी वजह से आपको देखनी पड़ी वर्ल्ड वॉर 2 भी। फिर मैंने आपको ये बता दिया कि ट्रीटी ऑफ वर्साई बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट उसका रोल था। और बेसिकली इसका भी अगेन कि आपने बजाय इसके कि बैलेंस ऑफ पावर आप करते, आपने एक बहुत ज़्यादा एक कमज़ोर करने की कोशिश की, और इतनी कमज़ोर वो एक पावर थी। जर्मनी एक छोटी पावर नहीं थी, ऑल्दो इट वाज़ वीकेंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, बट इट वाज़ नॉनदलेस अ ग्रेट पावर। तो आपने उसको इतना कमज़ोर करने की कोशिश की कि उसने उस चीज़ को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। अगर आप बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करते, तो जर्मनी को दोबारा वो चीज़ मेंटेन करने की या एक्वायर करने की शायद ज़रूरत ना पड़ती। इसमें ई.एच. कार जो है वो उनकी बुक है 20 इयर्स क्राइसिस, उनकी बुक का नाम है 20 इयर्स क्राइसिस। और ये 30 इयर्स क्राइसिस यानी एक टोटल आपके, फिर अगर आप देखते हैं 1914 से लेके 1945 तक, ये तो आपके 30 इयर्स बनते हैं। बट उनकी जो बुक है उसका नाम है द 20 इयर्स क्राइसिस। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो आपने यूटोपियनिज्म क्रिएट करने की कोशिश की है, ये जो आप लिबरल इंटरनेशनलिज्म की तरफ आप जाने की आपने कोशिश की है, असल रीज़न यही है वर्ल्ड वॉर 2 की। आपको चाहिए था कि आप रियलिस्ट के ऊपर बेस्ड होता आपका सिस्टम। आप ये करते कि आप उसी वक़्त बैलेंस ऑफ पावर आप किस तरह से मेंटेन होती कि पहले तो आपको जर्मनी को इतना कमज़ोर नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात ये थी कि अगर आपने कर भी दिया था, तो जब जर्मनी दोबारा राइज़ कर रहा था, तो आपको ये यूटोपियन नोशंस छोड़ देनी चाहिए थी कि लीग ऑफ नेशंस इन चीज़ों को हल निकाल लेगी, या जो लिबरल थॉट है उसको हल निकाल लेगी। आपको यू शुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू स्टॉप हिटलर, एंड यू शुड हैव बीन स्ट्रांग इनफ टू स्टॉप फैसिस्ट इटली एंड इंपीरियल जापान। तो ये जो आपका एक यूटोपियनिज्म था, ये जो आपकी एक खामख्याली थी, इसकी वजह से ये जंग हुई है। तो ई.एच. कार के इसके अंदर एक बहुत बड़ी क्रिटिक शामिल होती है। और ये द हैव्स एंड हैव्स नॉट, उन्होंने कहा किसकी वजह से ये लड़ाई हुई थी कि जर्मनी के पास कुछ था नहीं, तो उन्होंने कहा कि अब हम वी हैव नथिंग टू लूज़, सो व्हाई नॉट फाइट फॉर एनीथिंग दैट यू कैन एक्वायर। तो ये एक रीज़न ये इसके अंदर, यानी 2 ये रीज़न्स आपकी इसके अंदर आ जाती हैं। और फिर एक इकोनॉमिक रीज़न इसके अंदर बताई जाती है कि जो आपका ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुई थी अक्टूबर 1929 ब्लैक ट्यूज़डे से, तो उसको भी एक रीज़न कहा जाता है कि उस एक तो ग्लोबल इकोनॉमी बड़ी कनेक्टेड थी आपस में, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन बहुत ज़्यादा फैल गई पूरी दुनिया के अंदर, और इसकी वजह से फिर मुल्कों के अंदर बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई, और ये इसकी वजह से पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा आए। तो राइज़ ऑफ पॉपुलिस्ट आइडियोलॉजीज़ एंड पॉपुलिस्ट लीडर्स, इसकी एक रीज़न कहा जाता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो ये एक राइट विंग की एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ जो हैं, उनको एक मौका मिल गया एक्सप्लॉइट करने का। गवर्नमेंट क्योंकि फेल हुई, जो थर्ड राइक आपकी आपकी आती है जर्मनी के अंदर, जो आपकी गवर्नमेंट थी, वो इट वाज़ अ फेलियर। तो उसकी वजह से फिर हिटलर को मौका मिला कि वो अपने आप को असर्ट कर सके। फिर इसमें प्रोटेक्शनिज़्म, ये लिबरल एक आर्गुमेंट आप इसको कहेंगे कि लिबरल्स ये कहते हैं कि ये इकोनॉमी की वजह से थी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी आपकी जो है ना वो इंटरकनेक्टेड होती है, तो फिर जंग नहीं होती। जब प्रोटेक्शनिज़्म होता है, तो फिर जंग होती है। तो लिबरल्स का ये मानना है कि आपकी जो जितनी ज़्यादा इकोनॉमी आपकी जितनी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होगी, इतना ज़्यादा आपका पीस के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे आपको 2 एक मेजर असम्पशंस जो है लिबरलिज्म की, वो यहाँ पे नज़र आ गई होंगी अगर आपने उसको कनेक्ट कर लिया है। एक उसकी है पॉलिटिकल यानी लिबरल आर्गुमेंट है कि जब आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं, तो फिर डेमोक्रेसीज डोंट फाइट, यानी डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी एक लिबरलिज्म का है। इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से आपके बहुत ज़्यादा आ गए रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल यानी पार्टीज आ गई, और अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ा। तो यानी डेमोक्रेसी ख़त्म हुई, अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ा, तो फिर जंग हुई। और दूसरी रीज़न क्या थी कि प्रोटेक्शनिज्म स्टार्ट हुआ और इंटरकनेक्टेडनेस कम हुई। इकोनॉमी जो है औतार्की का एक निज़ाम स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से इकोनॉमिक नेशनलिज्म की वजह से
ये जो सारे प्रॉब्लम्स थी ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये आपकी जो ये यानी आ जाती है थॉट आ जाती है, ये आपकी लिबरल थॉट आ जाती है। पहले हमने रियलिज्म के हिसाब से देखा, अब हमने इसको देख लिया कि लिबरलिज्म इसके बारे में क्या कहता है। फिर इसके ये भी आप इसको इस साइकोलॉजिकल भी इसके अंदर कहेंगे, क्योंकि आप अगेन फिर एक एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि हिटलर ने जो कुछ किया वो उसने क्यों किया था। तो ये हिटलर्स आइडियोलॉजी वाज़ आल्सो इन्फ्लुएंशियल, तो उसको भी एक नाज़ी एक्सपेंशनिज़्म भी एक रीज़न कहा जाती है कि इसकी वजह से ये सारा जो मसला स्टार्ट हुआ था। और इसमें फिर लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप आइडियोलॉजी को कितनी अहमियत देंगे। आइडियोलॉजी की इस तरीके से जंगों की जंग की वजह इस पैमाने पर एक्सप्लेन करना थोड़ा-सा मुश्किल है। यानी जो जर्मन एग्रेशन है, क्या वो सारी की सारी आइडियोलॉजी की वजह से है, या क्या जंग में आइडियोलॉजी तो शामिल है लेकिन असल में जो है वो इसके अंदर मटेरियल एस्पेक्ट शामिल है, यानी आइडियाज़ ज़्यादा मैटर करते हैं या आपकी मटेरियल चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। तो यहाँ पे थोड़ी-सी ये एक कंट्रोवर्सी है, थोड़ी डिबेट है इसके अंदर। तो इसमें जो नाज़ी एक्सपेंशन की जो रीज़न है, उसके अंदर फिर इवेंट्स को कहा जाता है कि देखें आप एक लिंक कर सकते हैं, जैसे ही नाज़ीज़्म बढ़ा है तो आपको एक एग्रेसिवनेस नज़र आएगी जर्मन पॉलिसी के अंदर। जैसे ही नाज़ीज़ 1933 के अंदर पावर में आए हैं, तो राइनलैंड को दोबारा मिलिटराइज़ कर लिया गया। 1936 के अंदर ऑस्ट्रिया को, 1938 के अंदर सुदेटनलैंड को जो है वो 1938-39 के अंदर, और फिर पोलैंड को इन्वेड कर दिया गया 1939 में। सो ये यानी आपको एक आपको चेन नज़र आती है, तो आप ब्लेम करेंगे नाज़िज़्म को। फिर फैशिज़्म, जिसकी एक ख़ास आइडियोलॉजी है नाज़िज़्म, वो बिलीव करता था सोशल डार्विनिज़्म में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो ज़्यादा फिट है उसी को ही चाहिए। अब उसके अंदर फिर एथनिक क्लींजिंग आ गई, यूजेनिक्स आ गई। हम नाज़िज़्म और फैशिज़्म को जब पढ़ेंगे तो फिर हमें थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा कि ये क्यों इस तरह से उनकी इतनी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी थी। प्राइड बहुत ज़्यादा था, तो ये चीज़ें जो है ना वो एक एक्सप्लेन करती हैं वर्ल्ड वॉर 2 को एक तरीके से। और फिर अगर आप एक और ईस्ट के हवाले से देखते हैं, तो वो भी आपको जापानीज़ एक्सपेंशनिज़्म के हवाले से नज़र आती है। ये भी एक सेम ही है कि एक जापान जैसे ही पावर बढ़ी, अब यहाँ पे अगेन आप थोड़ा-सा आपने केयरफुल रहना है। अगर आप इसको रियलिज़्म के हवाले से बात करेंगे, तो आप देखें अगेन आपको फ़ौरन नज़र आ रहा है कि बैलेंस ऑफ पावर का सिस्टम जब खराब हुआ है, तो फ़ौरन आपकी एक जंग की सिचुएशन स्टार्ट हो गई है। और बैलेंस ऑफ पावर वाक़ई बहुत ज़्यादा इसमें डिस्टर्ब हो चुका था। जब जापान का राइज़ हुआ है, तो वो इस तरह का राइज़ था कि वो पैसिफ़िक के अंदर जो उनका फ्लीट था, जो उनकी नेवल फ़ोर्सेस थी, वो यूएस के बराबर आ चुकी थी। तो यानी ये इम्पीरियल जापान का एक बहुत बड़ा इसके अंदर एक बैलेंस ऑफ पावर को ख़राब करने के अंदर एक बहुत बड़ा रोल था कि इम्पीरियल जापान की वजह से पैसिफ़िक रीजन के अंदर, एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा यानी बैलेंस ऑफ पावर का सिस्टम ख़राब हुआ। सो जापानीज़ एक्सपेंशनिज़्म और राइज़ ऑफ जापान भी इसके अंदर आप एक रीज़न के तौर पे लेंगे। इसमें फिर डिफरेंट आपको इवेंट्स तो ज़ाहिरन आप देख ही लेंगे कि इसके अंदर मंचूरिया मैंने आपको बता दिया कि चाइना के ऊपर उन्होंने अटैक किया। फिर उन्होंने आपस में अलायंसेस बनाई, पैक्ट साइन किए, ताकि जो है वो आपस में उसको कोऑपरेट कर सकें, आपस में वो जहाँ-जहाँ पे भी उनके एक्सपेंशनिस्ट गोल्स आपस में मैच करते थे, तो उसमें उन्होंने आपस में पैक्ट्स किए। पैक्ट ऑफ स्टील एक कहा जाता है, ट्राइपार्टाइट पैक्ट कहा जाता है। ट्राइपार्टाइट में जापान थी, यानी इम्पीरियल जापान, नाज़ी जर्मनी और फैशिस्ट इटली, ये 3 मेजर पावर्स थी। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो मेजर पावर्स थी, ऑटोमन एम्पायर तो उस वक़्त थी नहीं, टर्की उस पोज़ीशन में नहीं था। तो जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर पावर्स हैं, वो एफबीआर तो अगेन है ही सही, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, ये तीनों तो हैं ही सही, फिर यूएस उनके साथ आ ही गया। लेकिन जो बाकी तीनों पावर्स हैं, वो हैं इम्पीरियल जापान, नाज़ी जर्मनी और फैशिस्ट इटली। इटली भी बाद में फिर शामिल हो गया था, जब बाद में काफ़ी ज़्यादा हिटलर कमज़ोर हो गया, तो फिर इटली भी एंड पे जाके उन्होंने भी मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी को उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया और वो भी फिर अलाइज के साथ शामिल हो गए थे। ये कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जिनको आप देख लेंगे कि जिस जो यानी 1945 तक जो मेजर ये इसमें आपको ये चीज़ें अगर याद होंगी, तो फिर उसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपने क्वेश्चन के अंदर इनको कोट करते हैं, तो वो आपका एक वज़न अच्छा बनता है आपके
क्वेश्चन के अंदर आपका एक जनरल नॉलेज भी शो होता है और आपका वैसे भी आपको एक पता भी होता है कि इवेंट्स किस तरीके से चले थे। तो ये एक अच्छी, यानी इसमें सारे नहीं है, लेकिन जो मेजर मेजर हैं वो आप इसके अंदर से याद कर सकते हैं। जी, उसके बाद हमारे पास है फैशिज़्म। फैशिज़्म और नाज़िज़्म का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम इकट्ठा ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगले, या नाज़िज़्म आज, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आज के लिए हम थोड़ा-सा शॉर्ट ही रखते हैं लेक्चर को। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह फैशिज़्म और उसकी जो सब फॉर्म है नाज़िज़्म, उसको भी पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों के कुछ क्वेश्चन्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन हैं? चलें, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। अगर आप लोग इसमें आपने ज़्यादा चीज़ें समझने वाली, तो इसमें जो मेजर चीज़ें हैं वो आप अक्सर मेरे से जब पूछते हैं स्टूडेंट्स के थ्योरीज़ को कैसे अप्लाई करना है, तो ये आपकी मेजर यहीं पे, आप इसमें थ्योरीज़ ही आपने देखनी है। आपको ये याद करना है कि वर्ल्ड वॉर 1 की जो रीज़न्स थी, उसको रियलिज़्म कैसे एक्सप्लेन करता है और उसको कंस्ट्रक्टिविज़्म कैसे ज़्यादा करता है। ज़्यादा लिबरलिज़्म और रियलिज़्म की इसमें आती हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज़्म बहुत एक रीसेंट फिनोमेना है, तो बहुत ज़्यादा उसमें एक्सप्लेनेशंस नहीं है। लेकिन आपने ये लाज़मी देखना है कि रियलिज़्म उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करता है और लिबरलिज़्म किस तरह से एक्सप्लेन करता है, और इसी तरह सेकंड वर्ल्ड वॉर को भी ये थ्योरीज़ किस तरीके से एक्सप्लेन करती हैं। तो ये आपका एक मेजर इसमें टास्क होगा। इवेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते याद करने, लेकिन आपको एक पता हो तो आप उनको कोट करके आप एक अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं एग्ज़ामिनर के ऊपर। जी, ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।